हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 2, जो आपको संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह से संबंधित है। दोस्तों, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग आपको टाइम मिलेगा, उसको आप शॉर्ट लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, तो हम लोग चलेंगे दोस्तों, संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी से संबंधित सार संग्रह है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है वीवीआई है। आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो समझने का पड़े। उससे पहले आप सभी दोस्तों को मैं एक मोटिवेशन कहना चाहता हूं। जब दुनिया में आपको कमज़ोर समझे तो आपका जीवन जब दुनिया में आपको कमज़ोर समझे तो आपका जीवन बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत जरूर आपका जीतना सॉरी दोस्तों, आपका जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे और लिखेंगे कॉपी पर। डिस्क्रिप्शन माने इसमें ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। समझने का बात प्रयास करिएगा और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिखिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम जहाँ तक बनेगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, आप जहाँ तक बनेगा आप समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता नहीं है। स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में समझते हैं और इसी से क्वेश्चन बहुत सारे रिलेटेड है, प्रश्न बनेगा। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, परंतु इस विषय कांग्रेस में दो मत थे। समझिएगा बात को। जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस द्वारा विधान परिषद का बहिष्कार, यानी कांग्रेस द्वारा जो विधान परिषद अंग्रेजों द्वारा लाया गया था उसको कांग्रेस के द्वारा उसको अस्वीकार करने गया, बहिष्कार करना शुरू किया। और इस विषय में कांग्रेस का दो मत था। कितना मत था? दो मत था। इस विषय में कांग्रेस का कितना मत था? दो मत था। याद रखिएगा। तो यहाँ पे विधान परिषद कौन लाया? अंग्रेज लाया। और कांग्रेस ने क्या कर दिया था? उसको बहिष्कार करने का काम किया। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व में एक वर्ग मत था, कांग्रेस चुनाव में भाग लेना चाहिए। माने चित्तरंजन दास का कहना था और मोतीलाल नेहरू का कहना था कि ये दोनों एक वर्ग है, दोनों नेतृत्व में एक वर्ग का मत था, ये दोनों का एक मत था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, यानी कांग्रेस का चुनाव में भाग लेना चाहिए। किनका था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का मत था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का मत था। ठीक है, समझिएगा बात को। वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाला वर्ग इस प्रस्ताव का विरोधी था। वे लोग चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग न लेकर रचनात्मक कार्य करे। समझिए, चित्तरंजन दास उधर मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस चुनाव में भाग ले, लेकिन वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद तीनों मिलकर कहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं ले। वे लोग चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग ना लेके अपना काम में बिजी रहे, अपने रचनात्मक कार्य को बनाने का प्रयास करे, रचनात्मक कार्य बनाने का प्रयास करे। नोट करते जाइएगा, पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। 1922 ईस्वी में कांग्रेस से अधिवेशन गया में हुआ था। याद रखिएगा, 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास की थी। याद रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के खास के लिए। इस अधिवेशन में पार्षदों ने न जाने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस अधिवेशन जो हुआ, उस अधिवेशन में वहाँ के पार्षदों ने, वहाँ के सदस्यों ने इसको अस्वीकार कर दिया। 1922 में कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ, जिसको अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने का प्रयास करिएगा। इस प्रस्ताव के समर्थक 1923 में 22 में तो हुआ था गया में,
लेकिन उसके 1 साल बाद 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित किया गया विशेष अधिवेशन कांग्रेस ने स्वराज्यों को चुनाव लड़ने की, है ना, अनुमति दे दिया। कांग्रेस ने स्वराज्यों को चुनाव लड़ने का अनुमति दे दिया। 1 साल के बाद कहाँ अधिवेशन हुआ? दिल्ली में हुआ। उसके अध्यक्षता कौन के थे? अब्दुल कलाम आज़ाद के थे। कौन के थे? अब्दुल कलाम आज़ाद के थे। समझने का प्रयास करेगा, है ना। 1 साल बाद कहाँ? दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद के थे और स्वराज्यों को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे दिया गया। ठीक है, बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्वराज्यों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में 101 सीट में से 42 सीटों पर विजय रहा। स्वराज्यों जो था, समझिएगा बात को, केंद्रीय और प्रांतीय 2 सीट लड़ा, 2 जगह से लड़ा, केंद्रीय से लड़ा और प्रांतीय से भी लड़ा। तो टोटल 101 सीट में 42 सीट पर विजय प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा, स्वराज्यों ने, है ना, केंद्रीय और प्रांतीय जो दोनों जगह पर लड़ा, वहाँ पे 101 सीट में कितना? 42 सीट प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, सीट जीत गया। ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीति और प्रस्तावों के लिए परिषदों की सहमति प्राप्त करना लगभग असंभव था। ब्रिटिश का जो नीति था उसके अनुसार स्वराज्यों को प्रस्ताव माने पाना, प्राप्त करना, सहमति एक दूसरे को असंभव मिल रहा था, एक दूसरे को संभव नहीं हो पा रहा था। सरकार ने 1908 में विधान परिषद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत वह भारत की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले किसी गैर भारतीय देश से निकाल सकती है, किसी भी गैर भारतीय को देश से निकाल सकती है, परंतु यह विधेयक पारित नहीं हुआ। सरकार ने पुनः इस विधेयक को पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने का प्रयास किया तो विधान परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने इस विधेयक को अनुमति नहीं दिया। देखिए कहाँ किया। उस समय सरकार था अंग्रेजों का, जब अंग्रेजों का सरकार था तो विधान परिषद तो चलिए रहा था, कांग्रेस अस्वीकार इसको कर ही रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा विधेयक को प्रस्ताव कर रहा था कि आज़ादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले, भारत की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले किसी भी गैर भारतीय को, यानी भारत की जो आज़ादी है उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर लड़ेगा, कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी बनेगा, उसको देश से निकालने का प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया। कौन? अंग्रेजों ने। यह विधेयक, लेकिन यहाँ के भारतीय इतना मूर्ख नहीं थे, यह विधेयक पारित होने नहीं दिया। सरकार पुनः इस विधेयक को पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने का प्रयास किया था। सरकार बहुत प्रयास किया था इस विधेयक को पारित करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के क्रांतिकारी लोग ने इसको विधान परिषद के उस समय जो अध्यक्ष थे, कौन थे? समझने का प्रयास करिएगा। विधान परिषद के जो अध्यक्ष थे वो विट्ठल भाई पटेल, इस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दिया। अगर ये विधेयक पेश हो जाता ना तो समझने का प्रयास करिए, कोई भी भारतीय लड़ता अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से संघर्ष करता अपनी आज़ादी के लिए, उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, नोट करके लिख ले चल जाइएगा। परिषदों में होने वाले चर्चा भारतीय सदस्य अक्सर सरकार को पछाड़ देते थे और उसकी निंदा करते थे। विधान परिषद में जो चर्चा होता था उस समय भारतीय सदस्य जो होते थे सरकार को हमेशा पछाड़ने का काम करता था और सरकार को निंदा करने का काम करता था, सरकार को निंदा करने का काम करता था। सोचिए, विधान परिषद के सदस्य में इतनी ताकत थी, हमारे देश की मिट्टी में इतनी ताकत था कि अंग्रेजों को बहस में पछाड़ देता था और उसका निंदा भी करता था कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, है ना। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हुए और रचनात्मक कार्य को बढ़ावा दिए। कांग्रेस के 2 गुटों को स्वीकार किया गया। 1924 में गांधी जी उससे पहले जेल में थे, लेकिन 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस 2 गुटों में बटा हुआ था। जब कांग्रेस 2 गुटों में बटा हुआ था तो याद रखिएगा, गांधी जी आए, दोनों गुट को स्वीकार करके एक करने का
प्रयास किया। ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रम सबसे प्रमुख घटक था खादी का प्रचार। खादी का प्रचार किनका काम था? खादी का प्रचार ये गांधी जी का। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत बनाना, अस्पृश्यताओं को दूर करना, ये किनका काम था? गांधी जी का। खादी का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत बनाना, अस्पृश्यता को दूर करने का काम गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने किया था दोस्तों, गांधी जी ने किया था। यही इनका रचनात्मक काम। 1924 में वो जेल से जो रिहा करके आए, उसके बाद जो काम किए, खादी का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत बनाना, अस्पृश्यता को दूर भगाने का काम किया। ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। किसी भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह हाथों से काटे और बुने गए खादी का प्रयोग प्रतिमा 2000 गज सूत काटे, है ना। माने कांग्रेस कमेटी का सदस्यता के अनिवार्य कर दिया। जो कांग्रेस के सदस्य थे, गांधी जी के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया कि सूत को अपने हाथों से काटे और बुने, और प्रतिमाह 2000 रुपये तक किसको कमाने का प्रयास करें। 2000 सूत काटे और कुछ उससे आमदनी का जरिया बनाए और अपनी जीविका का साधन बनाने का काम करें। किनका काम था? गांधी जी ने कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे सबको वो वाहन किए। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की, याद रखेगा, अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की, तथा देश भर में खादी भंडार खोले गए। देश भर में क्या खोलेंगे? खादी भंडार। गांधी जी खादी को गरीबों की दरिद्रता से मुक्ति देने वाले और देश की आर्थिक उत्थान का मानते हैं। हम बताए थे ना आपको, गांधी जी ने क्या किया कि जितने भी कांग्रेसी दल के नेता थे सबको बोल दे कि नहीं, जीविका के लिए खादी काटना होगा, आदि खादी वस्त्र पहनो, खादी सूत काटो और उससे जो आमदनी होगा वो अपना जीविका बना लो। बोले गांधी जी कि गरीबों की दरिद्रता इससे मुक्त होगा, पैसा आएगा तो जरूर मुक्त होगा। ये गांधी जी का नियम था। इससे आज़ादी के संघर्ष में संदेश को देश के प्रत्येक हिस्से में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को पहुंचा। माने गांधी जी का योगदान था कि विशेष से विशेष यानी ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के खादी का प्रचार करे और लोगों का रोजगार देने का काम होगा। उस समय चरखा आज़ादी का आंदोलन का प्रतीक बन गया था। चरखा क्या बन गया था? आज़ादी का आंदोलन का प्रतीक बन गया था। आज़ादी का आंदोलन का प्रतीक बन गया था चरखा। किसानों और मजदूर का आंदोलन शुरू होने का काम हो गया। किसानों और मजदूर का शुरू होने का काम हो गया। आज़ादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन असहयोग आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। याद रखिएगा, आज़ादी के जो प्रथम वास्तविक आंदोलन था, जन आंदोलन, जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, जिसको हम क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। ये देश के विभिन्न भागों में किसान सभाएं हुई और उन्होंने जमींदार और ब्रिटिश अधिकारियों को दमन के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई। असहयोग आंदोलन जो था देश के भिन्न भिन्न जगहों पर लड़ा गया। समझने का बात प्रयास करिएगा, देश के भिन्न भिन्न जगहों पर लड़ने का प्रयास किया गया और हर जगह किसान सभाएं हुई और ब्रिटिश अधिकारियों के दमन का विरुद्ध का प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसानों को संगठित करने वाला कुछ नेता कौन कौन थे? बाबा रामचंद्र विजय थे, बाबा रामचंद्र थे, विजय सिंह पाठक थे, सहजानंद सरस्वती थे, एनजी रंगा थे। देखिए किसान के कितने नेता थे। बाबा रामचंद्र भी थे, विजय सिंह पाठक भी थे, सहजानंद सरस्वती भी थे और एनजी रंगा भी थे। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित थे? तो किसानों को संगठित करने का काम किया। बाबा रामचंद्र किससे संबंधित थे? तो किसानों को संगठित करने का काम किया। विजय सिंह पाठक किससे संबंधित थे? किसानों को संगठित करने का काम किया। एनजी रंगा किससे संबंधित थे? किसानों को संगठित करने का काम किया। अल्लूरी सीतारामराजू ने आंध्र प्रदेश के किसानों का आदिवासियों को विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। किसान आंदोलन के दो पक्ष थे,
दोनों आज़ादी के राष्ट्रीय से संबंध था, माने दोनों आज़ादी से ही संबंध था। एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत प्रयास किए। वो हर जगह अपने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। एक पक्ष था कि किसानों को आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, समझ रहे बात को। एक पक्ष था किसानों की आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, दूसरा पक्ष था किसानों की शिकायतों से संबंधित, जैसे जमींदारी, सरकार, है ना, महाजन द्वारा किसानों को शोषण जो किया जाता था, ये भी पक्ष रखा जा रहा था। किसानों के लिए एक पक्ष था कि आज़ादी के लिए भी लड़ना है, दूसरा था कि जो जमींदार थे, सरकार थे, महाजन द्वारा जो शोषण किया जाता था, उससे भी किसानों को छुटकारा दिलाना का काम हो रहा था। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। बहुत बार फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर का विरोध वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। उस समय क्या हुआ था कि गुजरात में किसानों के द्वारा किसान पर अंग्रेजों ने 30% टैक्स बढ़ा दिया। और 30% अगर टैक्स बढ़ा दिया तो किसान देने से बहुत असमर्थ थे, इसका विद्रोह कर रहे थे। और उस विद्रोह के नेता कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। उसको सत्याग्रह किया। अंग्रेजों से उन्होंने क्या किया कि बाद में बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी की गलत बताते हुए घटाकर 6.03% कर दिया गया, यानी 6% कर दिया गया। कौन के थे? बारदोली सत्याग्रह, है ना, वल्लभ भाई पटेल के थे। और 30% लगान था, उसको घटाकर कितना कर दिया? 6% कर दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि धारण कर दिया। सरदार पटेल को बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था सफल हो गया। और सफल होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का नारा देना चालू कर दिया। सरदार का नारा देना चालू कर दिया, याद रखिएगा, क्योंकि 30% लगान था, उसको कर दिया 6%। और उसका नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि देना चालू कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों औद्योगिक मजदूर भारतीय समाज के एक नए वर्ग के रूप में उभरे। जो औद्योगिक यानी कल कारखाने के जो मजदूर थे, भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे। 1918 में स्थापित मद्रास में लेबर यूनियन आरंभिक दौर का एक प्रमुख संगठन था। 1918 में भी एक मद्रास में एक संगठन बना, किसके लिए? लेबर के लिए। मद्रास लेबर यूनियन आरंभ, वो भी एक मजदूर का संगठन था। घीपी बाडिया और थिरुवी कल्याण सुंदरम चकवाई ने इसके प्रमुख नेता थे। का किसका? मद्रास में जो है ना लेबर यूनियन का संगठन था, घीपी बाडिया। कौन था? घीपी बाडिया। और थिरुवी कल्याण सुंदरम चकराई, ये दोनों क्या थे? प्रमुख नेता थे। ठीक है, प्रमुख नेता थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता नारायण मल्हार जोशी थे, याद रखिएगा। भारत में जो ट्रेड यूनियन चल रहा था उसका एक नेता अग्रणी आए और उन्होंने मजदूर के पहले आखिरी और भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? समझिएगा, नारायण मल्हार जोशी। ये बहुत फेमस नेता थे। किसका? समझने का बात प्रयास करिएगा। ठीक है, समझने का बात प्रयास करिएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन, इस आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? नारायण मल्हार जोशी थे, जिन्होंने मजदूर के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया था। कौन? नारायण मल्हार जोशी ने। ठीक है, इस संगठन की स्थापना बम्बई 1920 में किया गया था। कब किया गया था? बम्बई 1920 में किया गया था।
संगठन की स्थापना बम्बई 1920 में। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय थे और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन चुके थे। समझिएगा बात को ध्यान से। इस संगठन के जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो था, इसका स्थापना 1920 में बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में। वेरी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन के थे? लाला लाजपत राय के थे, याद रखिएगा यहाँ से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना है ना। और सदस्य के रूप में चित्तरंजन दास भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका अध्यक्ष भी बन चुके थे दोस्तों। कौन कौन? चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस दिग्गज जैसे नेता, बड़े बड़े नेता थे, इसका अध्यक्ष बनने का काम किया। ठीक है, अब आते हैं आगे। भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूर और किसानों को संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो समझिएगा, प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास आपको ऐसे नहीं मिलेगा। भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूर और किसानों को संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर याद रखिएगा, ठीक है, समाजवादी नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में गठन हुआ, जिसका अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एनजी रंगा थे। एनजी रंगा, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के थे। और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समाजवादी विचारधारा को प्रचार किस आधार से होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। समाजवादी विचार एवं उन पर आधारित आंदोलन लक्ष्य पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा असमानताओं को समाप्त करना। यानी एक तरफ था गरीब और एक तरफ था अमीर, और दोनों में तालमेल नहीं बन रहा था। पूंजीवादी लोग अपने आंदोलन को व्यवस्थित ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, या कर पा रहा था तो गरीब से तालमेल नहीं मिल पा रहा था उस समय। तो समाजवादी विचार पर आधारित आंदोलन का लक्ष्य पूंजीवादी व्यवस्थाओं को, असमानताओं को क्या करना? समाप्त करने का काम था। समाजवादी आंदोलन अपने दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रवादी थे, अर्थात वे सभी देशों के आम लोगों को, मजदूरी को भाई भाई मानते थे तथा एक दूसरे को शासन करने का विरोधी करते थे। समाजवादी आंदोलन का बहुत उनका नज़रिया अलग था दोस्तों। वो समझते थे ना कि हम सभी लोग एक दूसरे का भाई हैं, मजदूर लोग भाई हैं, एक दूसरे के शोषण नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए। किनका था काम था? समाजवादी विचारधाराओं को, समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी पार्टी का जो था, है ना। अब आते हैं आगे। उन्होंने दुनिया के सभी भागों में सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयत्नशील आंदोलन और समाजवादी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का समर्थन किया। समाजवादी जो था वो दुनिया के सभी देशों से, यानी इंडिया में खास करके, वो सामाजिक आर्थिक और समानता स्थापित करने का बहुत प्रयत्नशील था दोस्तों। वो हमेशा मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था, हमेशा मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था। इधर आते रूसी क्रांति। रूस का सम्राट जार था, निरंकुश शासन को खत्म करके सोवियत संघ समाजवाद का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। समझने का पड़े, रूस में क्या हुआ था? रूस का सम्राट जार था, और जार क्या था? एकदम निरंकुश शासन था, अपने प्रजा लोगों को गुलाम बना के रखने का काम कर रहा था। लेकिन रूसी क्रांतिकारी ने क्या कर दिया कि इस शासन को उखाड़ फेंकने का काम करने का प्रयास किया, और उखाड़ फेंकने के बाद और अपने सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण करने का प्रयास किया। रूसी क्रांतिकारी ने घोषणा की प्रत्येक देश
अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है। यानी रूसी क्रांतिकारी ने कहा था कि प्रत्येक देश अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। रूसी क्रांतिकारी ने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, सभी लोगों को उसको समर्थन दिया। आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। कौन? रूसी क्रांति ने, और वहाँ की जनता ने उसको क्या कर दिया? संघर्ष यानी साथ देने का प्रयास किया। भारत के बाहर हो रहे हैं क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ राय ने कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कई वर्षों तक सक्रिय रूप से भाग रहा। माने भारत के बाहर भी कई देशों में क्रांतिकारी बहुत बड़े पैमाना पर हो रहा था, और वो क्रांतिकारी जो थे उस समय पार्टियां जो थे कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कई वर्षों तक सक्रिय रूप में भाग ले रहा था दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। समाजवादी विचारधारा रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रचार करने का उद्देश्य कई समाजवादी तथा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। देखिए, जो काम पड़ोसी मुल्क में हो रहा था और हो करके भारत के यहाँ के नेताओं ने उससे प्रभावित होकर के यहाँ भी कई प्रकार के कम्युनिस्ट संगठन का स्थापना करने का प्रयास किया, जिससे एक मजदूर दूसरे मजदूर आपस में भाई भाई का संबंध स्थापित करे, एक मजदूर दूसरे आदमी एक दूसरे का शोषण करने का काम नहीं करे। इस संगठन के अधिकांश नेताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ नेता थे जैसे श्रीपाद अंगडांगे, एम सिंगरबेल, शौकत आसमानी, मुजफ्फर अहमद, ये सब नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में भाग लेते। ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। श्रीपाद अमृत डांगे, एम सिंगारवेल, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, ये सब क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने का प्रस्ताव किया। कुछ समूह एक दूसरे के नज़दीक आए। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। याद रखिएगा, यहाँ से देखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए 1925 में, ठीक है। मजदूर और किसानों को संगठित करने का कम्युनिस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मजदूर और किसानों को संगठित करने के लिए कम्युनिस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। समाजवादी विचार और रूसी क्रांति देश के युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। समाजवादी जो विचार था और रूस के क्रांतिकारी उस समय हो रहा था, क्रांति जो फैले हुए थे दोस्तों, है ना, उस समय जो फैला हुआ था ना, उसका प्रभाव भारत पर भी बहुत अधिक देखने को मिला। भारत पर भी बहुत अधिक देखने को मिला और यहाँ के नौजुवक दल में बहुत अग्रेसिव हुआ और उसका लालन पालन करने का काम क्या, उसका कहने का मतलब अंदर अपने अंदर रख करके यहाँ के अंग्रेजों से लड़ने का प्रयास किया। भारत में समाजवादी विचार के लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, भारत में जो समाजवादी विचारधाराओं को लोकप्रिय बनाने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, ये भी पॉइंट आप लिखते जाइए, एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रभाव से 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में आकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ, जिसने कांग्रेस साथ जुड़कर काम किया। कांग्रेस के साथ जुड़कर क्या किया? काम किया। याद रखिएगा, पूछेगा भारत में समाजवादी विचारधाराओं को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब किया था? तो 1934 में किया था। किसके सहयोग दिया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी? तो कांग्रेस के साथ सहयोग करने का काम किया। इसने किसान मजदूर को संगठित करने में, आज़ादी के संघर्ष में सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को कांग्रेस महत्वपूर्ण नीतियाँ अपनाया। क्या हुआ? उद्देश्य संबंधित कांग्रेस नीतियों को प्रभावित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पार्टी का स्थापना हुआ जिसने कांग्रेस के साथ जुड़कर काम किया। इसने किसान और मजदूरों को संगठित करने का, आज़ादी के संघर्ष में सामाजिक आर्थिक उद्देश्य संबंधित कांग्रेस के नीतियों को
महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब हम लोग आएंगे क्रांतिकारी का आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जो निराशा फैली थी, असहयोग आंदोलन को वापस लेने में जो निराशा फैली थी, गांधी जी ने वापस ले लिया था ना, तो यहाँ के जनता लोगों में बहुत निराश हो गए थे। उनमें 1920 के दशक में क्रांतिकारी पुनः प्रारंभ किया गया। 1920 के दशक में फिर से मैंने क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत किया गया। सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया। याद रखें, सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर के 1924 में एक पार्टी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का स्थापना किया। कहाँ? कानपुर में। याद रखेगा, कहाँ? कानपुर में। ये सब मिलकर के 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का स्थापना किया। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करना और सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे देश पर जो हुकूमत चला रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, प्रयास करना है, और हम लोग जो विद्रोह कर रहे हैं ना, उसका नेतृत्व करने का काम ये संगठन करेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन 1924 में कानपुर में जो स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, इसके सदस्य थे राजेंद्र लाहिड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर, राम प्रसाद बिस्मल, है ना, ये सब सदस्य थे। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं काकोरी जो कांड हुआ था उसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, कहाँ? काकोरी नाम जगह का नाम है काकोरी, उसी के नाम पर ही काकोरी रख दिया। 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया। HRA द्वारा उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाल दिया। बोला छोड़ो इसको, अब ऐसे नहीं सुनने वाला ये सब, अब लूटो पाटो और मारो। खजानों को लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। कितना क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास दिया गया। 17 लोगों को क्या कर दिया? लंबी सजा दे दिया गया। 4 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया और 4 क्रांतिकारी को राम प्रसाद बिस्मल, रोशन लाल, आसफउल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, गोरखपुर, इलाहाबाद और फैजाबाद गोंडा में फांसी दे दिया गया। 4 को फांसी दे दिया गया, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन लाल थे, आसफउल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इनको गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोंडा में फांसी दे दिया गया। 17 लोगों को लंबी लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास दे दिया गया और 4 को फांसी दे दिया गया। यही भारत के अंग्रेजों को शासन दमनकारी नीति था दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये जो पार्टी बना ना, यही पार्टी काकोरी कांड में डकैती डाला था।
लूटने का काम किया था, जिसका सदस्य आप लोग देख चुके होंगे। काकोरी कांड के पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अस्तित्व समाप्त हो गया, इसके बाद समाप्त हो गया। इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में किया गया। कहाँ किया गया? फिरोज शाह कोटला के मैदान में। इसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कौन आए थे? चंद्रशेखर आज़ाद आए और वो नाम रख दिए हिंदुस्तान रिपब्लिक। यह सोशलिस्ट था, अब रिपब्लिक आगे हो गया। एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व दिल्ली के कहाँ किए? फिरोज शाह कोटला मैदान में किया, बैठक हुआ फिरोज शाह कोटला मैदान में। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। इसी का नाम चेंज है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, HSRA कर दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य का स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राष्ट्र का स्थापना करना। इस संगठन के बहुत सक्रिय सदस्य थे भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, भगत सिंह इसी संगठन के थे, जयदेव कपूर एवं सुखदेव सिंह। समझिएगा बात को। इस संगठन के भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर, सुखदेव सिंह आदि नेताओं थे। अब आते हैं हम लोग सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को होता। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य था लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करना। अब कुल मिलकर के एक नियम कानून बनाया, एक गुट बनाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य था लाहौर में एक पुलिस एसपी था अधीक्षक, जिस स्कॉट को क्या करना? हत्या करना। जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी पार्टी के सदस्य थे कौन? लाला लाजपत राय, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन लाहौर में वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे स्कॉट, जिसका नाम था जेम्स ए स्कॉट, और 30 अक्टूबर याद रखेगा 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोधी, यानी साइमन कमीशन आया था ना, उसके विरोध में लाला लाजपत राय आंदोलन की थी। और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कौन? वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट ने। सत्रह दिसंबर 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने स्कॉट के भ्रमक में सहायक पुलिस अधीक्षक के सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ठीक है, लाठीचार्ज कौन किया? स्कॉट, वहां के जो एसपी था। लेकिन गंभीर रूप से बेचारे तो लाला लाजपत राय घायल हो गए हैं। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत जी तो मिल गए। अब सोचे कि छोड़ेंगे इसको नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथी का ये सब मारा है। चंद्रशेखर आज़ाद मिल गए। आज़ाद राजगुरु ने स्कॉट को भ्रम, यानी उसको इस तरह से भरमाए कि वो पुलिस अधीक्षक को सॉन्डर्स को क्या कर दे? हत्या कर दिए। उसको बगलिंग करने का काम, आज हम यहाँ है कल यहाँ, उस तरह करके उसको हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे नाटकीय घटना है, कौन सा घटना? नाटकीय घटना 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में घटित हुआ, जब सभा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रहा था। समझेगा बात को।
8 अप्रैल 1929 को बात है कि केंद्रीय विधानसभा जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक याद रखेगा ये बात, सेफ्टी बिल जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल, व्यापार विवाद विधेयक, व्यापार विवाद विधेयक, ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रहा था उस समय। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम, कुछ पर्चे फेंके। क्या फेंके? 2 बम फेंके और कुछ पर्चे फेंके। कौन कौन? भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे। केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा हुआ था कि बाहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। क्या है? बाहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम जो फेंके थे, उसमें पर्चे में लिखा हुआ था कि बाहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागने की कोशिश नहीं की, वहीं पर खड़े रहे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने का कोशिश नहीं किया। बोला कुछ भी हो जाए मैं यहीं अडिग रहूँगा, मैं यहीं अडिग रहूँगा, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। जेल में अपने साथ बुरा बर्ताव किए जाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। भूख हड़ताल के 64 दिन के एक क्रांतिकारी जतिन दास का मृत्यु हो गया। उस समय थे जतिन दास भी थे जेल में, अपने साथ बुरा, बहुत अंग्रेजों ने बहुत क्रश कर रहा था। उन्होंने सोचा कि अब खाना पीना छोड़ देते हैं। उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और भूख हड़ताल के 64 दिन के बाद एक क्रांतिकारी जतिन दास का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जतिन दास का क्या हो गया? एक मृत्यु हो गया। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारी नेता बड़े साहस को परिचय दिया और आख्यान पुरुष बन गए। ठीक है, आते हैं लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित क्वेश्चन, इससे भी आएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण जो खड़े रह गए थे, ठीक है, ये दोनों खड़े रह गए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रह गए। अनेक ऐसा क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, उन पर भी लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। इनके साथ साथ अनेक क्रांतिकारी को भी गिरफ्तार कर गया और उन पे भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाने का प्रयास किया गया, पूरा तरह से झूठ। अंग्रेज बहुत चालाक था ना, वो अपने आप को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था, अपने आप को, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारी दोषी पाए गए और उनमें 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 को क्या दे दिया गया? फांसी देगा। किसको? इस सब जो जितने क्रांतिकारी थे दोषी पाए गए। अगर चाहते तो गांधी जी बचा सकते थे, लेकिन बचा नहीं पाए, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या गया? फांसी दे दिया गया। फांसी के समाचार से भारतीय जनता बड़ा आघात लगा। अब इन तीनों को फांसी दिया गया तो यहाँ के जनताओं में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ, बहुत आघात हुआ, बहुत असंतोष हुआ। संपूर्ण देश में हड़ताल हुआ, जुलूस निकाले गए, शोक सभाएं हुआ। किसी देश का महान महान नेताओं को अगर अंग्रेज फांसी दे दे तो उस देश की जनताओं, उस देश के किसान, उस देश के मजदूर क्या चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। इस फांसी के आघात से संपूर्ण देश की हड़ताल हुआ, जुलूस निकाले गए और शोक सभाएं हुआ। चंद्रशेखर आजाद पुनः भागने के लिए सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ इनके मुठभेड़ में अपने को गोली मार दिया। इस आंदोलन में जो वहाँ से चंद्रशेखर आजाद भी थे, तो वो क्या कि वो भागने में सफल रहे। लेकिन भागने में तो सफल जरूर रहे, लेकिन क्या हुआ कि उनको इलाहाबाद जा कर के किसी न किसी प्रकार से घेर लिया। उस समय थे वो अल्फ्रेड पार्क में थे।
वहाँ के पुलिस के साथ पूरी तरह से मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि क्यों न मैं तुम्हारा गोली से नहीं अपने गोली से मरूं, और अपने आप को उन्होंने मार लिया छाती में और वहीं पे शहीद हो गए। हमारे देश के जवान, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के क्रांतिकारी नेताओं में इतनी ताकत था, इतनी पावर था कि मैं अंग्रेजों के बंदूक और राइफलों से नहीं मरूंगा, अपने आप और मार लूंगा। हमारे देश की मिट्टी की ताकत था। इधर चटगांव आर्मरी रेड बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठन में सूरसेन स्थापित इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन विशेष स्थान था। बंगाल में भी चटगांव कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल में पड़ता था। अब चला गया बांग्लादेश में दोस्तों। वहाँ के नेता थे सूरसेन। पूछेगा कि सूरसेन कहाँ के नेता थे? तो बंगाल के थे। चटगांव कहाँ पड़ता? तो बंगाल में पड़ता। उस समय इंडिया रिपब्लिक एसोसिएशन विशेष स्थान था। सूरसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब चटगांव कहाँ पर रहा है? बांग्लादेश में चला गया। उस समय बंगाल बना हुआ था। सूरसेन स्थापित किए थे इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन IRA। सूरसेन ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने का लिया था। चलकर वह राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक बन गए थे और आगे चल कर के क्या बने थे? एक स्कूल का शिक्षक, इसलिए वह मास्टर दा के नाम से जाना जाते थे। कौन? सूरसेन। राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए। अंत में उन्हें मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पूर्वी बंगाल में के चटगांव नामक बंदरगाह पर सूरसेन के नेतृत्व में वहां के युवक युवतियों को विद्रोह किया। हम बताए थे ना कि चटगांव पूर्वी बंगाल में पड़ रहा, अभी बांग्लादेश में पड़ गया। वहां पे बंदरगाह में सूरसेन के एक नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने एक विद्रोह किया। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की ओर से एक घोषणा जारी किया कि चटगांव, मेमनसिंह, बारिशाल पर एक ही समय में हमला करना है। उन्होंने घोषणा कर दिया कि चटगांव और मेमनसिंह और बारिशाल के शास्त्र गौरव पर एक ही समय में हम लोग को हमला करना। मैंने वहाँ के जो थे उस पर एक ही समय में हम लोग को हमला कर देना है। इस क्रांतिकारी ने पुलिस शास्त्र गौर सहायक की टुकड़ी पर अधिकार करने के टेलीफोन एक्सचेंज तार घरों को नष्ट करने के लिए 4 जत्थे भेजे थे। जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, है ना, टेलीफोन एक्सचेंज, ये सब जो थे उसको नष्ट करने के लिए बहुत से यहाँ के क्रांतिकारी ने उपाय किया था, जिसमें 65 युवक युवतियाँ ने ब्रिटेन को भारतीय सेना को वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 पर 1930 को हमला कर दिया। 65 युवतियों ने ब्रिटेन के भारतीय सेनाओं को वर्दी पहनकर, यानी इस रूप में जाने का प्रयास किया कि हम पछना मिनाए, हम यहाँ के सैनिक हैं। और पुलिस शस्त्रागार यानी वहाँ के जो थाना था, वहाँ के पुलिस जो कंट्रोल होता था अंग्रेजों का, उस पर हमला करने का प्रयास किया। कौन? सूरसेन का टुकड़ी सेना। पंजाब में हरिकिशन सिंह ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। उधर पंजाब में भी हो रहा था। वहाँ के हरिकिशन तो बेचारे अलग अलबोल हो रहे थे कि वहाँ के हम छोड़ेंगे नहीं गवर्नर को चाहे जैसे हो उसको मार देंगे। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच तिरंगा फहराया गया। कहाँ? पंजाब में। हरकिशन ने कहा वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति सूरसेन थे। यह घटना चटगांव आमिर रेड के नाम से जाना जाता है। चटगांव आमिर रेड के नाम से जाना जाता है। इधर दिसंबर 1930 में 3 जवानों ने, विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइट बिल्डिंग में प्रवेश कर कारागारों महानिरीक्षकों को हत्या कर दिया। अब छोड़ेगा नहीं,
सोचेगा अब आज़ादी लेकर रहना हर जगह जा कर के। 1930 में 3 जवान मिला, विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। दोनों गुप्ता था, एक बोस मिल गया। कलकत्ता में राइट बिल्डिंग है बना था अंग्रेजों का, राइटर्स बिल्डिंग। पूछेगा राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है, तो कलकत्ता में है। वहाँ के कारागार के जो महानिरीक्षक के हत्या कर दिया, वहाँ के जो मेन प्रमुख था उसी को पकड़ करके खूब पीटा, तेल मालिश किया, हत्या कर दिया उसको। और समझने का प्रयास करिएगा, आर्मरी रेड मुकदमे के फलस्वरूप क्रांतिकारी को अंडमान में आजीवन कारावास का सजा दिया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले 2 तरुण लड़कियां, जिसे प्रीति लता बाडेदार और कल्पना दत्त थी। अंग्रेजों को हाथ न पड़े इसलिए प्रीति लता ने जहर खा लिया और कल्पना दत्त ने आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। इंडियन रिपब्लिक आर्मी गतिविधियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 लड़कियां थी, जिसका नाम था प्रीति लता बाडेदार और कल्पना दत्त। अंग्रेजों के हाथ न पड़े इसलिए उन्होंने प्रीति लता ने जहर खा लिया। सोचा अब अंग्रेजों के हाथ मरना बेकार है, इसलिए क्यों न मैं जहर खा लेता हूँ। और एक कल्पना दत्त जो थी, आजीवन कारावास का सजा उसको दे दिया गया, आजीवन कारावास का सजा दे दिया गया। 1920 के दशक में आरंभ में क्रांतिकारी गतिविधि पुनः शुरू हो गई। अगले कुछ वर्षों तक विभिन्न भागों तक जारी रहा। क्रांतिकारी में यह अनुभव करने लगे कि हिंसात्मक घटनाओं से कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं होगा। माने जो क्रांतिकारी लोग थे, उनमें यह असंतोष होने लगा, लोगों में जागृत होने लगा कि अब हम हिंसात्मक करते हैं, घटना करते हैं, मारते पीटते हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और बहुत सारे अधिकांश क्रांतिकारी क्या करते, समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हुए। बोले ऐसे नहीं, मेल मिलाप करके बात विचार कर करके हम लोग को आज़ादी का प्रस्ताव रखना होगा। समाजवादी विचारधारा से जुड़ने का प्रयास किया गया। भगत सिंह और उनके मित्र ने देश में समाजवादी क्रांतिकारी लाने के लिए किसान मजदूर संगठित करने का जोर दिया। भगत सिंह सोचे कि नहीं, उनके मित्र ने देश के समाजवादी क्रांतिकारी लाने के लिए किसानों और मजदूरों को जोर दिया। ठीक है दोस्तों, आज का पार्ट 1 यहीं तक रह देते, इसी का पार्ट 2 हम आपको जल्द लाएंगे। ठीक है, बने रहना, इसके आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि है ना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो 50 मिनट का लाएँ दोस्तों, है ना। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर, कुछ सीखने को लेकिन मेन पॉइंट आप लिखते चल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।